हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहू हमारी बेशरम के 11वें भाग में। अब तक आपने देखा कि कैसे सुप्रिया की जेठानी सुप्रिया के लिए प्लानिंग करती है ताकि उससे बदला ले सके। अब क्या थी सुप्रिया की जेठानी की प्लानिंग, देखते हैं आगे की कहानी में। सुप्रिया की सास नाम निर्मला और जेठानी नाम रंभा दोनों ही मंदिर पहुंच चुकी थी और रंभा के अनुसार सारी प्लानिंग भी हो चुकी थी। अब देरी थी तो बस रंभा के एक इशारे की, जो मौका देखकर रंभा ने इस भाड़े की औरत को कर दिया था। और उसके बाद रंभा का खेल शुरू हुआ। पूजा करके जैसे ही निर्मला और रंभा मंदिर से वापस लौटने लगी, तभी उस भाड़े की औरत ने निर्मला जी के पास आई और जानबूझकर उनके ऊपर चक्कर खाकर गिरने का नाटक करने लगी, जिसे देखकर निर्मला जी आम इंसान की तरह उस भाड़े की औरत को सहारा देने लगी। और फिर रंभा की सहायता से उन्होंने उस औरत को मंदिर के एक कोने में बिठा दिया। रंभा जानती थी कि अगर इस भाड़े की औरत ने मेरे सामने वो सब कहा जो मैं इससे कहलवाना चाहती हूँ, तो मेरी सास को इस पर और साथ ही मुझ पर भी शक हो जाएगा, क्योंकि आज मंदिर आने की जिद मैंने अपनी सास से की थी। इसलिए अगर मैं यहाँ ना रहूं और तब ये भाड़े की औरत मेरी सास से वो सब कहे, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए रंभा ने तुरंत ही अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप यहाँ बैठो, मैं अभी इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर रंभा वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई और वहां से निर्मला जी और उस भाड़े की औरत की बातें सुनने लगी। निर्मला जी ने कहा कि बहन, तुम यहाँ अकेली आई हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। तब उस भाड़े की औरत ने रंभा के प्लान को अंजाम देना शुरू किया और उससे रोते रोते कहा कि किसके साथ आती मैं, मुझे अभागन का इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं है। निर्मला जी ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारे घर में कोई तो होगा, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे। तब उस भाड़े की औरत ने कहा कि पति तो 1 साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, और बच्चे, उनके बारे में क्या कहूँ। निर्मला जी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझसे खुलकर अपना दर्द कह सकती हो, क्योंकि मेरा भी एक परिवार है और मेरे भी 3 बच्चे हैं, और मैं भी एक औरत हूँ तो तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। तब उस औरत ने कहा कि औलाद तो मुझे एक ही थी बहन, मेरा बेटा बहुत मानता था मुझे, और शादी भी उसने मेरे मन की बहू से ही की थी। पहले तो मेरी बहू बहुत संस्कारी और अच्छी थी, इसलिए मैं और मेरे पति उसे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका। और शादी के 1 साल बाद ही वो माँ बन गई। हमारे घर में बेटी के रूप में एक लक्ष्मी जी भी आ गई। हम अपनी बहू के लड़की होने से बहुत खुश थे, पर मेरा इकलौता लड़का था और उसको भी लड़की हुई थी, इसलिए अपने कुल को बढ़ता देखने की बहुत चाह थी मुझ में। मैं अपने बेटे का वंश बढ़ता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कई बार अपने पति से कहा कि हम बहू से एक पोते के लिए कहें, पर मेरे पति ने हर बार यही कहकर टाल दिया कि अभी बहू की बेटी हुई है और इतनी जल्दी दूसरा बच्चा, ये सब ठीक नहीं है। थोड़ा समय बीत जाने दो, फिर एक पोता भी आ जाएगा इस घर में। मेरा मन तो नहीं था अपने पति की बात मानने का, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। और फिर वो भाड़े की औरत जोर जोर से रोने लगी। अब घर के वंश की बात चल रही थी तो निर्मला जी को भी उस भाड़े की औरत की बातों में रुचि आ गई, और उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि तो क्या बहन। उस भाड़े की औरत ने अपने मगरमच्छ के आंसू को पोंछते हुए कहा कि मेरे पति के कहने पर मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा, और उसकी बेटी 3 साल की हो चुकी थी, और फिर 1 साल पहले ही मेरे पति की अचानक मौत हो गई, और उनकी अपने बेटे के वंश को देखने की इच्छा अधूरी ही रह गई। उनकी मौत के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं मैं भी इसी ख्वाहिश के साथ कहीं एक दिन मर न जाऊं, इसलिए मुझे अब अपनी बहू से एक पोते के लिए बात कर लेनी चाहिए। पर काश अगर मैंने अपने पति की बात ना सुनी होती और उसी वक्त अपनी बहू से दूसरे बच्चे की बात कर ली होती तो। इसलिए मुझे अब अपनी बहू से एक पोते के लिए बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा करना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें 1 साल का वक्त लग जाता है, और फिर दूसरा बच्चा लड़का ही हो ये भी इसको जरूरी नहीं है। इसलिए जब मैंने अपनी बहू से दूसरे बच्चे की बात की तो मुझे पता चला कि मेरी बहू ने अपना ऑपरेशन करा लिया है, जिससे अब वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। और इसी वजह से मैं रोज इन भगवान के पास अपनी फरियाद लेकर आती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पति अपने बेटे के वंश को देखने की चाह में गुजर गए, और मैं भी अपने बेटे के वंश को बढ़ता हुआ नहीं देख पाऊंगी। तो तुम ही बताओ बहन, मेरा जीना किस काम का। उस भाड़े की औरत की बात सुनकर अब निर्मला जी का मन और भी घबरा गया,
क्योंकि उनके घर में भी एक बहू थी जिसने पहली औलाद बेटी जन्मी थी और अब दूसरे बच्चे की चाह उन्हें भी सुप्रिया से थी। निर्मला जी ने उस भाड़े की औरत से कहा कि ये फैसला आपकी बहू ने आपकी अपनी मर्जी से लिया था क्या, या फिर इसमें आपके बेटे की भी इच्छा थी? तब उस औरत ने कहा कि मेरे बेटे को अगर पता होता तो वो उस कर्मचारी को कभी ऐसा न करने देता। मेरा बेटा सारा दिन काम में बाहर रहता है और पता नहीं कब मेरी बहू ने बिना कुछ मेरे बेटे से पूछे ये सब जाकर कर लिया। और जब कुछ होने वाला होता है और हमें पता होता है तब हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन जब जो हो चुका है उसे तो स्वयं वक्त भी नहीं बदल सकता। फिर मेरा बेटा क्या चीज था? और फिर धीरे धीरे मेरी बहू ने उसे अपनी ही सोच में ढाल लिया और वो भी इस बात से सहमत हो गया। और अब बची मैं, जिसका भगवान के सिवा अब और कोई सहारा नहीं है। उस भाड़े की औरत की बातें सुनकर निर्मला जी का मन एकदम से बैठ गया और वो उस औरत में खुद की छवि देखने लगी। उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला। रंभा का काम पूरा हो जाने के बाद तुरंत ही रंभा पानी लेकर भागकर उस भाड़े की औरत के पास आ गई और उसे पानी पिलाते पिलाते वहां से जाने का इशारा कर दिया। और उस औरत ने निर्मला जी का हाथ पकड़कर जाते जाते कहा कि बहन, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। निर्मला जी ने हाँ में सिर हिलाया। उस भाड़े की औरत ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसी बहू हो जो पढ़ी लिखी हो और उसकी औलाद बेटी हो तो तुम भी मेरी तरह सही वक्त का इंतजार मत करना, बल्कि वक्त रहते अपना फैसला ले लेना, वरना कुछ दिन बाद तुम भी मेरी तरह खुद को कोसती फिरोगी। और फिर वो औरत वहां से चली गई। रंभा ने अब अपना काम शुरू कर दिया। खेल तो सारा रंभा का ही रचा हुआ था, पर फिर भी वो अनजान बनकर अपनी सास से पूछने लगी कि माँ जी, ये औरत क्या कह रही थी आपसे? पहली औलाद बेटी, दूसरा बच्चा, पढ़ी लिखी बहू। हमारे घर में तो पढ़ी लिखी बहू सिर्फ सुप्रिया ही है अभी, और उसकी पहली औलाद बेटी है और दूसरा बच्चा तो पता नहीं कब होगा। सुप्रिया की सास निर्मला जी बहुत गुस्से में घर की तरफ जा रही थी। उनके गुस्से और चिंता से भरे चेहरे को देखकर रंभा अच्छे से समझ गई थी कि उसकी सास पर उस भाड़े की औरत की बातों का अब असर होने लगा है, मतलब कि उसका प्लान काम कर रहा है। रंभा ने सोचा कि अभी घर पहुंचने में थोड़ा वक्त है तो क्यों ना थोड़ा सा आग में पेट्रोल का काम किया जाए, क्योंकि घी का काम तो वो भाड़े की औरत कर चुकी है, इसलिए आग को थोड़ा और तेज किया जाए। इसलिए रंभा ने बहुत ही परेशान होकर कहा कि माँ जी, आप जैसा सोच रहे हो क्या वैसा होगा? निर्मला जी ने कहा कि मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? और तभी निर्मला जी ने रंभा की बात को बीच में काटते हुए बोली, होगा, बल्कि अब बहुत जल्द होगा सुप्रिया का दूसरा बच्चा। रंभा चाहती तो थी अपनी सास के मुंह से सब कुछ सुनना, पर उसे तो पहले से ही सब पता था और अब तो वही होने जा रहा था जो रंभा चाहती थी। रंभा ने नाटक करते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि आप अभी खुद कह रही थी कि सुप्रिया की बेटी को अभी साल भर नहीं हुआ और फिर दूसरा बच्चा, कहीं सुप्रिया भी इसी वजह से दूसरे बच्चे के लिए मना ना कर दे। निर्मला जी रंभा की बात पर मुस्कुरा दी। अपनी सास को अपनी सवाल पर मुस्कुराता देखकर रंभा हैरान हो गई कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी रंभा ने कहा, बुरा ना माने तो माँ जी, क्या आप मुझे इस हंसी के पीछे की वजह बता सकती हैं? तभी निर्मला जी ने कहा कि मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मुझे अपने कुल के वारिस के लिए सुप्रिया की मर्जी को जानने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो ये बात अपने बेटे संजय से कहूंगी, और संजय के आगे सुप्रिया की जुबान नहीं खुलती। तभी रंभा ने कहा, पर माँ जी, आजकल जैसे सुप्रिया का बर्ताव है हम सबके साथ, उसे देखकर लगता नहीं है कि वो संजय भैया की बात मानेगी। तब निर्मला जी ने कहा कि जब सुप्रिया का पहला बच्चा मेरे कहने से हुआ तो दूसरा भी मेरे कहने से होगा, और अगर फिर भी सुप्रिया ने मेरी बात को मानने से इनकार किया तो बात तलाक तक चली जाएगी। तब तो उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जब बात तलाक तक पहुंच जाएगी। और ये सुनकर रंभा को बहुत सुकून मिला और दोनों जल्द ही अपने घर पहुंच गई। निर्मला जी आज बड़ी बेसब्री से अपने बेटे संजय के लौटने का इंतजार कर रही थी और रंभा बड़ी बेसब्री से सुप्रिया के रोने का। निर्मला जी ने एक बार भी सुप्रिया से दूसरे बच्चे की बात नहीं की, क्योंकि वो सुप्रिया को कुछ मानती ही नहीं थी। उनके लिए तो उनका बेटा ही इस अकेले रिश्ते का मालिक था, जबकि वो खुद अपने पति को अपने इशारों पर नचाती थी। पर कहते हैं ना कि जब कोई काम हमारी बहू करे तो वो हमारे बेटे पर जादू टोना करती है, जबकि हम खुद किसी की माँ के बेटे के साथ उनसे अलग रहकर अपनी गृहस्थी बना लेते हैं। मतलब कि जब कोई काम बहू करे तो वो पाप, और वही काम अगर सास करे तो वो पुण्य। यही हाल है हमारी सुप्रिया की सास का भी।
अपने पति को तो अपनी सास के पास भी न जाने दे और संजय को अपनी बहू के पास। वहां रे सास होने का नियम। खैर, रात का वक्त हो चला था और अब संजय भी घर आ चुका था और फ्रेश होकर वो खाना खाने के लिए बैठ चुका था। थोड़ी देर में सबने खाना खा लिया और सब अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। आज शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सुप्रिया भी जल्दी ही काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। पर निर्मला जी ने संजय को अपने पास ही रोक लिया और सबके जाने के बाद उन्होंने संजय से अकेले में कहा कि संजय, देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। और बेटा देख, वक्त का आजकल कोई भरोसा नहीं है, इसलिए। तभी संजय ने अपनी माँ से कहा कि क्या बात है माँ, साफ साफ कहो जो भी कहना है। तब निर्मला जी ने कहा कि देख बेटा, मैं मानती हूँ कि जो भी मैं कह रही हूँ वो अभी बहुत जल्दी है, पर अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और सुप्रिया जल्दी ही दूसरे बच्चे की तैयारी करो। क्योंकि बेटा, लड़कियां तो पराई होती हैं, उनसे घर में रौनक तो आती है, पर वंश तो लड़कों से ही चलता है। इसलिए अब तुम दोनों भी जल्दी से एक बच्चे की खुशखबरी सुनाओ मुझे। संजय को भी शनाया के होने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो अपने लिए एक बेटा ही चाहता था। इसलिए उसे अपनी माँ की बात ठीक लगी और उसने भी अब अपने दूसरे बच्चे के लिए सहमति दे दी। पर दूसरे बच्चे के लिए जितनी संजय की सहमति जरूरी थी उतनी ही सुप्रिया की भी थी। पर ना तो संजय ने और ना ही निर्मला जी ने इस फैसले में सुप्रिया की सहमति तो दूर, उसकी मर्जी तक जानना जरूरी नहीं समझा। संजय ने अपनी माँ को अपनी सहमति व्यक्त की और वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। पर्दे के पीछे खड़ी रंभा उन दोनों की ही बातें सुनकर मजा लेती रही। संजय जैसे ही अपने रूम में गया तो उसने देखा कि सुप्रिया शनाया को सुलाने का प्रयास कर रही थी। तभी संजय सुप्रिया के पास गया और उसने सुप्रिया से कहा, तुम्हारा मन अगर इस खिलौने से भर गया हो तो हम अपने लिए दूसरे खिलौने के बारे में सोचें, जिससे कुछ पल बैठकर मैं भी खेल सकूं। सुप्रिया ये तो समझ गई थी कि संजय दूसरा बच्चा पैदा करने की बात कर रहा है, पर वो बच्चों को खिलौना बोल रहा है। इस बात से सुप्रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने पलट कर संजय को जवाब दिया कि क्यों, जब आपके माँ बाप का मन आपको खेलने से भर गया था तब आपके माँ बाप ने अनु को पैदा करने के बारे में सोचा था क्या? और इतना सुनकर संजय का हाथ सुप्रिया पर उठ गया और सुप्रिया बेड से थोड़ा दूर जाकर गिर गई। सुप्रिया ने शनाया को गोद में लिया हुआ था, पर उसने शनाया को गिरने से बचा लिया था। पर थप्पड़ की आवाज से शनाया की नींद टूट गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी, जिस पर संजय का गुस्सा और बढ़ने लगा। संजय का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और सुप्रिया भी थप्पड़ खाकर थोड़ा संजय से डर गई थी। तो उसने जल्द ही सनाया को चुप कराया कि कहीं संजय सनाया को भी उस गुस्से का शिकार न बना ले, क्योंकि उसने कभी भी शनाया को अपनी औलाद माना ही नहीं। संजय दूर खड़ा सनाया के चुप होने का इंतजार करने लगा और जैसे ही सनाया दोबारा से सो गई तो संजय ने सुप्रिया का हाथ पकड़ा और उसके साथ बिस्तर पर लेटा दिया और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर सुप्रिया ने संजय को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो एक मर्द के अहम के आगे नाकाम रही और संजय ने अपनी मनमानी कर ली। शायद वो सुप्रिया को ये करके कुछ बताना चाहता था कि वो जो भी सुप्रिया के साथ चाहता है उसके लिए उसे सुप्रिया की सहमति की जरूरत नहीं है। उसने जैसे ही अपनी मनमानी कर ली तो वो सुप्रिया से दूर जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि जैसे मुझे तेरे साथ संबंध बनाने से कोई तो क्या तो खुद भी नहीं रोक पाई, वैसे ही मुझे तेरे साथ दूसरा बच्चा पैदा करने से तू नहीं रोक पाएगी। और ये पति पत्नी का मामला है, इसमें कोई चाहे भी तो हमारे बीच में नहीं बोल सकता और तू मेरी पत्नी है, मैं जो कहूँ तुझे मानना ही होगा, चाहे तेरा मन हो और ना हो। और जो तेरे साथ आज हुआ है वो सब तेरे साथ अब रोज होगा, जब तक कि तू मुझे एक वारिस नहीं दे देती। और फिर संजय बैठ के दूसरे किनारे पर जाकर सो गया। संजय के इस बर्ताव से सुप्रिया के अंदर जितना भी आत्मविश्वास और हिम्मत थी सब कुछ बिखर कर रह गया था, क्योंकि आज सुप्रिया ने वो दर्द सहा था जिसे वो कभी भी नहीं सोच सकती थी। लोग अपने पति में अपना रक्षक ढूंढते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हर छोटी बड़ी लड़की को नोच खाना चाहती है। इसलिए लड़कियों के साथ कभी पिता तो कभी भाई तो कभी उनका हमसफर उसका पति होता है। पर जब उसका पति ही वो बाहरी दरिंदा निकले तो औरत का सिर्फ स्वाभिमान ही नहीं बल्कि खुद औरत भी टूट कर बिखर जाती है, जो इस वक्त सुप्रिया हो चुकी थी। क्या अब सुप्रिया को अपने लिए सही कदम उठा लेना चाहिए था?
क्या उसे अब अपनी आंखों से पतिव्रता धर्म की पट्टी खोल लेनी चाहिए थी? क्या अब उसे अपने पति धर्म के अनचाहे प्रेम को त्याग कर देना चाहिए था? आइए जानते हैं आगे की कहानी में कि सुप्रिया अब क्या फैसला लेती है। अगली सुबह रोज की तरह सुप्रिया वक्त से पहले उठकर नहा धोकर अपने दर्द को अपने कमरे में अंदर छोड़कर बाहर एक मुस्कुराता चेहरा लेकर काम के लिए चली गई। सब नाश्ता कर रहे थे, साथ ही अनु भी बैठा हुआ था। पर आज सुप्रिया अनु से अपनी नजरें चुरा रही थी और ये बात अनु को समझने देर न लगी कि कोई तो बात है। सुप्रिया उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। सुप्रिया अनु को बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर अनु को इस बात का पता चला कि संजय ने कल रात सुप्रिया के साथ क्या किया तो अनु कहीं अपने बड़े भाई संजय की जान ही न ले ले। इसलिए वो अपना चेहरा अनु से छुपाते फिर रही थी, क्योंकि कल रात जो थप्पड़ संजय ने सुप्रिया के चेहरे पर मारा था उसके निशान अभी तक सुप्रिया के चेहरे पर थे, जो सिर्फ रंभा को ही साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये पूरी आग रंभा की लगाई हुई थी। अनु सुप्रिया के इस बर्ताव से अब परेशान हो गया था और वो अब सुप्रिया से बात करने का मौका देखने लगा, जो उसे सबके अपने काम में चले जाने के बाद मिल गया। सुप्रिया शनाया को लेकर बाहर बैठी हुई थी कि तभी पीछे से अनु आया और वो सुप्रिया के सामने आकर बैठ गया। सुप्रिया एकदम से ही अनु को अपने सामने देखकर डर गई और वो अनु से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करने लगी। अनु भी अब समझ गया था कि कोई बात तो पक्का है जो सुप्रिया उससे छिपा रही है और सुप्रिया इतनी आसानी से वो बात अनु को बताएगी भी नहीं। इसलिए अनु ने अचानक ही सुप्रिया के पीछे देखकर कहा कि अरे संजय भाई, आप यहाँ। और तभी घबरा कर सुप्रिया का आंचल उसके हाथ से छूट गया और अनु ने सुप्रिया का चेहरा अपनी तरफ देखकर उस निशान को देख लिया था जिसे वो अनु से छिपाने की कोशिश कर रही थी। निशान देखकर अनु का जो दिमाग खराब हुआ, वो पास रखे गमले को इतनी जोर से उसने लात मारी कि मिट्टी का भरा हुआ गमला दूर जाकर टूट गया और ये देखकर सुप्रिया बहुत घबरा गई। अनु ने सुप्रिया को बहुत गुस्से में पूछा कि किसने किया है ये सब? प्रिया, तुम बताओ उसका नाम। अगर ये हरकत मेरी माँ ने भी की होगी तो आज ये अनु उन्हें भी माफ नहीं करेगा। प्रिया, नाम बोलो, किसने किया है ये? सुप्रिया जो नहीं चाहती थी वही हुआ। अनु गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा था और ये भी जानती थी कि अगर उसने संजय का नाम लिया तो अनु अपने भाई का भी खून कर देगा। इसलिए सुप्रिया अनु को शांत कराने की कोशिश करने लगी। सुप्रिया की जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई अनु के गुस्से को ठंडा करने की, तब सुप्रिया के पास एक ही रास्ता बचा और उसने अनु को अपनी कसम देकर चुप करा दिया, जिस पर अनु चुप तो हो गया पर उसकी आंखों में अभी भी बच्चे की तरह आंसू लगातार गिरने लगे। ये देखकर सुप्रिया की भी आंखें आंसू से छलक पड़े और उसने अपने हाथों को आगे करके उसके आंसू पोंछे। अनु सुप्रिया की कसम देने की वजह से थोड़ा सा सुप्रिया से नाराज था, इसलिए वो सुप्रिया को अपने को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। तब सुप्रिया बहुत अच्छे तरह से जानती थी कि अनु को कैसे मनाना है और फिर सुप्रिया अपने घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़कर अनु से माफी मांगने लगी और सुप्रिया से पागलों की तरह प्यार करने वाला अनु तुरंत ही मान गया और उसने सुप्रिया को उठाकर अपने बगल में बिठा लिया। फिर अनु जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तब सुप्रिया ने कल रात की पूरी बात अनु को बताई, जिससे अनु को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया, पर वो सुप्रिया की कसम की वजह से चुप रहा। पर उसने सुप्रिया से पूछा कि तुम अब क्या करोगी? तब सुप्रिया ने कहा कि वही जो मेरे पति संजय चाहते हैं मुझसे। ये सुनकर संजय से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सुप्रिया पर जोर से चिल्ला उठा कि तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुमसे यही उम्मीद कर रहा था कि तुम अभी इसी वक्त मुझे पुलिस थाने चलने के लिए कहोगी और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगी, पर तुम तो पता नहीं क्या बेवकूफी कर रही हो प्रिया। ये तुम सिर्फ अपने साथ नहीं बल्कि अपनी मासूम सी बच्ची शनाया के साथ भी गलत कर रही हो, क्योंकि आज अगर तुमने इस दरिंदे को नहीं रोका तो कल यही दरिंदा तुम्हारी लड़की के सामने तुम्हें नंगा कर देगा। तब भी तुम क्या इस इंसान को माफ कर दोगी? मुझे पता है प्रिया कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, पर प्यार में कुर्बानी देना अलग बात होती है, पर अत्याचार सहना अलग बात है। तभी सुप्रिया ने कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बच्ची शनाया के लिए ही तो कर रही हूँ, क्योंकि कल संजय ने मुझे ये भी कहा कि अगर मैं सीधी तरह से उसकी बात नहीं मानती हूँ तो वो मुझे तलाक दे देगा। फिर मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा अनु? मैं अपने साथ तो जो हो
बर्दाश्त कर लूंगी, पर मेरी बच्ची का जीवन अपने बाप के बिना मुश्किल हो जाएगा और मैं अपनी फूल सी बच्ची पर सौतेले बाप का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। और वैसे भी संजय क्या गलत कह रहे हैं, वो मुझसे एक बच्चा ही तो चाहते हैं। जैसे मेरे पास शनाया है मेरे सुख दुख के लिए, वैसे ही अगर मैंने उनको एक लड़का दे दिया तो वो भी उसके साथ खुश रहा करेंगे। और हो सकता है कि लड़का हो जाने के बाद संजय के दिल में मेरे लिए कोई जगह भी बन जाए। तभी अनु ने कहा, अगर लड़का मिल जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे संजय ने तलाक दे दिया तो? सुप्रिया ने हैरान होकर कहा कि अरे, जब मैं उन्हें लड़का दे दूंगी तब वो मुझे तलाक क्यों देंगे? तब अनु ने कहा कि जब तक किसी से किसी की जरूरत पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उसके साथ रहता है, और एक बार अगर किसी की जरूरत पूरी हो जाए तो फिर लोग उसे अपनी जिंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। सुप्रिया के पास अनु की इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुप होकर अपनी निगाहें नीचे कर ली। फिर अनु ने सुप्रिया से कहा कि तुम प्यार में कैसे इतनी अंधी हो सकती हो प्रिया, कि सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल गई हो तुम पूरी तरह से। और कल को जब संजय भाई को एक बेटा नहीं दे पाई तब कभी सोचा है तब क्या होगा तुम्हारे साथ? अनु ने सुप्रिया से ये भी कहा कि तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी में संजय के बाद जो भी इंसान आएगा वो संजय जैसा ही होगा, या वो संजय से अच्छा भी तो हो सकता है, जो तुम्हें समझे, तुम्हें प्यार करे। और फिर कभी कभी सौतेले बाप भी सगे बाप से अच्छे निकल जाते हैं। और वैसे भी शनाया तो संजय की सगी बेटी है, या फिर वो शनाया का सगा बाप है। और सनाया के पैदा होने से लेकर आज तक उसने कौन सा फर्ज अपना निभा दिया शनाया के लिए। और चलो, अगर तुम्हें दूसरे रिश्ते से नहीं बनना तो कोई बात नहीं, पर तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम शादी से पहले नौकरी करती थी, वो भी बैंक मैनेजर के पद में। तो फिर तुम संजय से अलग होकर भी तो दोबारा से नौकरी कर सकती हो। सुप्रिया ने कहा कि मुझे नहीं पता अनु कि आगे मेरे साथ क्या होगा, पर मैं भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और बात रही कि सही और गलत के बीच की फर्क की, तो जानते हुए भी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ, और ये बात तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि मैं भी तो एक शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे सगे बड़े भाई की पत्नी हूँ और एक बच्ची की माँ भी हूँ। इन सब के बावजूद भी तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, जबकि तुम भी जानते हो कि भाभी माँ समान होती है। उसके बाद भी तो तुम अपनी भाभी से प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे कैसे गलत कह सकते हो? जब किसी को किसी से पागलों की तरह प्यार हो जाता है ना, तो वो सच को सामने देखते हुए भी उस इंसान के लिए सच से मुंह मोड़ लेता है। और मैं भी अभी उसी रास्ते में हूँ जहाँ मुझे सच पता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं करना चाहती। और बात रही नौकरी करने की, तो नौकरी करके शनाया को शायद मैं एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ, पर मैं उसकी जिंदगी में उसके बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकती। और संजय अपना फर्ज और शनाया के हक का प्यार उसे नहीं करता। इसमें मेरी बच्ची शनाया की क्या गलती है? वो तो अपने पापा को अपने हिस्से का प्यार करेगी, और मैं अपनी बेटी से उसका ये अधिकार नहीं छीन सकती। सुप्रिया की बात सुनकर अनु समझ गया कि सुप्रिया को इस वक्त समझाना बिल्कुल पत्थर पर सिर मारने जैसा होगा, क्योंकि सुप्रिया अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। इसलिए वो जब खुद ठोकर खाकर गिरेगी तभी वो खुद को संभाल सकती है। इसलिए इसे वक्त के हवाले ही कर देना बेहतर होगा। और फिर अनु ने चुपचाप सुप्रिया की बात में अपनी झूठी सहमति जता दी। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहां पर हम खड़े होकर देखते हैं वहां से हमें रास्ते के अंत में खाई दिखाई देती है। जो इंसान इस रास्ते में चल रहा होता है वो इस खाई को नहीं देख पाता, और हम लाख कोशिश करते हैं उसे समझाने की, उसे रोकने की, उसे सच दिखाने की, पर वो हमारी किसी बात को नहीं सुनता। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें कभी कभी अपना प्रयास करना छोड़ देना चाहिए और वक्त के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि जब वक्त किसी को समझाता है ना, तब कोई चाह कर भी उस रास्ते में जाने से डरता है, क्योंकि कभी कभी खुद गिरकर चोट खाने का दर्द ही इंसान को सही और गलत रास्ते की पहचान करा देता है। अनु को सुप्रिया का ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगा, पर वो जानता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले पर सुप्रिया की मानसिकता को नहीं बदल सकता। अगर कोई इस मानसिकता को बदल सकता है तो वो खुद सुप्रिया ही थी। और इसलिए अनु ने भी सुप्रिया के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि हो सकता है कि उसके कहने से एक बार को सुप्रिया अपना फैसला बदल दे। पर
वो दिल से कभी भी संजय को निकाल नहीं पाएगी। इसलिए जब तक खुद सुप्रिया संजय से अलग होने का फैसला नहीं ले लेती, तब तक मेरा चुप रहना ही सही होगा। फिर सुप्रिया ने संजय और अपनी सास की बात मान ली और दूसरे बच्चे के लिए सहमति भी दे दी। सुप्रिया के लड़का पैदा करने की चाल जो रंभा ने चली थी, उसमें रंभा को क्या फायदा होने वाला था। अपने घर को एक वारिस दे देती तो इससे तो उसका ही फायदा था। उसे तो फिर पूरा घर और साथ ही संजय भी मानने लगता। तो फिर रंभा सुप्रिया से बदला कैसे लेती। अब रंभा की ये चाल क्यों थी, ये तो अब रंभा ही जानती थी। धीरे धीरे समय बीता और 2 महीने बाद पता चला कि सुप्रिया पेट से है। ये खबर सुनकर पूरे घर में रौनक आ गई, साथ ही सुप्रिया के चेहरे पर भी। पर अनु इस बात से बहुत दुखी था, पर सुप्रिया की खुशी से वो भी खुश था। संजय का बर्ताव सुप्रिया की दूसरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भी वैसा ही था। उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आई। बस सुप्रिया को अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद जिस दिन संजय के हाथों में उसकी जन्मी औलाद एक बेटे के रूप में हो, तब वो मुझे सीने से लगा ले। और इसी ख्वाब में वो अपना बहुत ध्यान रखने लगी। और देखते ही देखते सुप्रिया गर्भवती हुए 3 महीने हो चुके थे। और तभी एक दिन निर्मला जी ने सुप्रिया को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। सुप्रिया ने अपनी सास से कहा कि उसने अपनी मंथली चेकअप करवा लिया है, पर फिर भी निर्मला जी ने सुप्रिया की एक न सुनी और वो सुप्रिया को लेकर अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल जाकर सुप्रिया का फिर से चेकअप हुआ और निर्मला जी डॉक्टर से अकेले में बात करने चली गई। सुप्रिया को बाहर टेबल पर बैठाकर डॉक्टर से बात करने के बाद निर्मला जी का चेहरा उतरा हुआ था और उन्होंने सुप्रिया से कोई बात नहीं की और चुपचाप आकर ऑटो में बैठ गई। ये देखकर सुप्रिया बहुत परेशान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे संजय की माँ इतनी परेशान है। सुप्रिया ने कई बार निर्मला जी से पूछने का प्रयास किया, पर निर्मला जी के मुंह में दही जमा कर बैठी रही। थोड़ी देर में घर आ गया और निर्मला जी ने संजय को फोन करके तुरंत ही घर आने को कहा। ये सुनकर सुप्रिया के साथ साथ पूरा घर भी परेशान हो गया। पर इस बीच घर पर अनु नहीं था। उसे जॉब इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। शायद उसका ना होना सुप्रिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। संजय के आने के बाद निर्मला जी अपने बेटे संजय के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। संजय ने अपनी माँ से बड़ी गंभीरता से पूछा कि क्या बात है माँ, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? तब निर्मला जी ने सिसकियां भरते हुए कहा कि संजय बेटा, इस बार भी इसके पेट में लड़की ही है, इस घर का कुल नहीं। ये सुनकर तो सुप्रिया के कदमों से जमीन ही खिसक गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि संजय और की सास एक लड़के के चक्कर में इतना नीचे गिर जाएंगे। सुप्रिया को तो अपनी सास की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुप्रिया के पेट में क्या है। ये बात सुप्रिया को नहीं पता, पर सुप्रिया की सास को ये बात पता है और अब शायद पूरे घर को। संजय अपनी माँ की बात सुनकर पास रखी कुर्सी में बैठ गया। निर्मला जी भी अपने बेटे को बड़े अच्छे से जानती थी, इसलिए वो बार बार रो रो कर कहने लगी कि अब हम इसका क्या करेंगे। शायद निर्मला जी के मन में कुछ था जिसे वो खुद न कहकर अपने बेटे से कहलवाना चाहती थी। सुप्रिया अब बहुत घबरा गई थी कि संजय अब क्या फैसला लेने वाला है। वो ये तो बहुत अच्छे से जानती थी कि संजय एक दूसरी बेटी को तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं कभी संजय ने एक लंबी सांस ली और खड़े होकर कहा कि माँ, कल ही आप डॉक्टर से बात करके अबॉर्शन की डेट फाइनल करिए। और फिर सुप्रिया की तरफ घूरते हुए उसने कहा कि मुझे एक बेटा चाहिए, दूसरा बोझ नहीं। और फिर रंभा साथ ही निर्मला जी मन ही मन मुस्कुरा बैठी। पर दादी और सुप्रिया की तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। सुप्रिया भागकर दादी के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि दादी, आप संजय से बात करिए ना। मैं अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, वो मेरा अंश है। अगर बेटी हुई तो क्या हुआ, आखिर उसमें भी तो मेरा खून है। 3 महीने से मैंने उसे अपने अंदर संभाल कर रखा हुआ है कि उसे गलती से भी कोई चोट न लगे। और अब संजय चाहता है कि मैं उसके ऊपर कैंची चाकू चलवा कर उसकी हत्या करा दूं। नहीं दादी नहीं, मैं माँ होकर ये नहीं कर सकती अपनी औलाद के साथ। और बच्चे का लिंग पता करना तो एक जुर्म है और संजय तो पेशे से एक वकील है, फिर वो इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकते हैं। दादी के पास सुप्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने अपना सिर नीचे करके बस इतना ही कहा,
कि अक्सर सही का ज्ञान देने वाले लोग ही असली ज्ञान से कोसों दूर होते हैं मेरी बच्ची। और मेरी बच्ची, जब मैं भरी जवानी में अपनी मदद नहीं कर पाई तो एक कंकाल सा शरीर लेकर तेरी क्या मदद कर पाऊंगी। पर तेरी मदद तू खुद जरूर कर सकती है, अगर तू चाहे तो। और फिर दादी वहां से चली गई। पर सुप्रिया अभी भी वहीं बैठी रोती रही और उसे आज अनु की बड़ी याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश आज अनु उसके पास होता तो वो अपनी प्रिया की कुछ भी करके मदद जरूर करता। पर अब क्या होगा। और यही सोचते सोचते सुप्रिया पूरी रात भूखी प्यासी अपने पेट में पल रही बच्ची को अपने हाथों से छिपाए हुए अकेले डरी हुई सी बैठी रही। सुबह की नई किरण अपने साथ नया दिन और नई ताजगी की तरह सुप्रिया के सामने खड़ी थी। पर सुप्रिया की आंखों में अपनी बच्ची को खो देने का गम बहुत ज्यादा था। जो पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई साफ दिख रही थी। तभी सुप्रिया के कंधे में पीछे से एक हाथ आया और जब सुप्रिया ने पलट कर देखा तो वो हाथ रंभा का था। सुप्रिया ने थोड़ी उम्मीद हुई कि शायद रंभा उसकी कोई मदद कर सके। पर जिसने खुद ही आग लगाई हो वो भला उस आग में पानी डालने का काम क्यों करेगी। पर इस बात से अनजान सुप्रिया रंभा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उससे कहने लगी कि दीदी, आप मेरी कोई मदद कर दीजिए। आप भी तो एक लड़का और एक लड़की की माँ है ना। फिर आप ही बताइए, कोई माँ अपने बच्चों में फर्क कैसे कर सकती है। सुप्रिया की ये पीड़ा देखकर रंभा की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आई, बल्कि उसने तो सुप्रिया को और भी ज्यादा डरा दिया। कि वैसे सुप्रिया, मेरी बात मानो तो तुम्हें अपने पति की बात सुननी चाहिए, क्योंकि औलाद भी पति से होती है, औलाद से पति नहीं। और फिर तुम अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हो। कहीं तुमने उसकी बात ना मानकर ये बच्ची ना गिरवाई तो वो कहीं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी ना कर ले, तब क्या करोगी तुम। और वैसे भी तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे पति ने तुम्हें एक औलाद तो बेटी रखने दी है ना, उसमें तो कोई जांच परख नहीं करवाई। और फिर तुम भी तो जानती हो कि आजकल महंगाई कितनी है, एक औलाद पालना कितना मुश्किल है। फिर ऊपर से लड़की, उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी का खर्चा, ऊपर से दहेज। अरे एक बेचारा आदमी कैसे इतना खर्चा उठा पाएगा। और बच्चा गिराना तो आजकल आम बात है। इसलिए मेरी बात मानो, चुपचाप जाकर अपनी सास के साथ इस बच्ची को गिरवा दो, और इसी में तुम्हारी और इस घर की भलाई है। और फिर इतना कहकर रंभा वहां से चली गई। अब सुप्रिया के बच्चा पैदा करने से लेकर उसके बच्चा गिराने तक की प्रक्रिया में रंभा का क्या फायदा था, ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुप्रिया मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। उसमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। और फिर जिस तरह से रंभा ने उसे समझाया था तो उसे रंभा की बात सही लगी और वो भी बच्ची गिरवाने के लिए मान गई। वो जल्दी ही उठकर नहा धोकर अपनी सास के पास गई और अस्पताल चलने के लिए हाँ बोल दी। जिसके बाद निर्मला जी को तो बड़ी शांति मिली और डॉक्टर को फोन में बात करके वो सुप्रिया को लेकर अस्पताल भी पहुंच गई। पर अभी भी सुप्रिया का मन इस फैसले को नहीं मान रहा था और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लगातार गिर रही थी, जिसे सुप्रिया इधर उधर देखकर सबसे छिपाकर पोछे जा रही थी। तभी डॉक्टर ने सुप्रिया का चेकअप किया और उसने सुप्रिया की सूजी हुई आंखें देखकर सुप्रिया से पूछा कि क्या तुम अपनी मर्जी से ये अबॉर्शन करवाना चाहती हो या तुम पर किसी का दबाव है। तभी सुप्रिया ने अपनी सास की तरफ देखा और निर्मला जी ने सुप्रिया को घूर कर देखा। फिर सुप्रिया ने बात संभालते हुए कहा कि भला कौन सी माँ अपनी औलाद को अपनी मर्जी से मारना चाहेगी। पर औलाद जब बार बार बेटी हो तो फिर उसे मारना ही पड़ता है, एक बेटे के लिए। और फिर सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप अपनी प्रोसेस चालू कर सकती हैं, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ ही देर में सुप्रिया का अबॉर्शन भी हो गया। उसे 1-2 दिन बाद अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रिया के रूम में कोई भी उसका हाल चाल या उसे किस चीज की जरूरत है या नहीं है, फिर उसकी बेटी शनाया कैसी है ये जानने के लिए कोई नहीं जाता था, क्योंकि अबॉर्शन के बाद सुप्रिया शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी और मानसिक तो वो अपनी बच्ची को खोकर हो चुकी थी। बस एक पूरे घर में दादी थी जो सुप्रिया की चिंता करती थी। पर उम्र ज्यादा होने की वजह से वो सुप्रिया के रूम तक सीढ़ियों से चलकर नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने रंभा से कहकर शनाया को अपने पास अपने कमरे में बुला लिया था, जिससे वो सुप्रिया को तो नहीं पर शनाया की देखभाल कर सकती थी। सुप्रिया अब पूरे टाइम बिस्तर में अकेले ही लेटी रहती थी। ना कोई उसे खाना पूछने वाला था और ना ही कोई पानी। उसे अब रह रह कर अनु की याद आ रही थी कि आखिरी बार जब सुप्रिया को सिर्फ बुखार ही आया था तब अनु ने उसका कितना ध्यान रखा था
और आज जब सुप्रिया की आधी जान ही बची है तो अनु उसे देखने तक उसके पास नहीं है। अनु जब घर से अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था तब सुप्रिया का दूसरा महीना पूरा हो चुका था। तो सब और खुद सुप्रिया भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, इसलिए अनु ने भी अपने भविष्य को बनाने के लिए चला गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और उसका बड़ा भाई इतने नीचे गिर सकते हैं, वरना वो सुप्रिया को कभी इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। पर अनु भी बेचारा क्या कर सकता था जब सुप्रिया ही कुछ नहीं करना चाहती थी। सुप्रिया को अब घर आए 10 दिन हो चुके थे। वो हर दिन बस अनु के वापस लौट कर आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि संजय से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी। वो हर बार की तरह रूम में होकर भी नहीं होता था। पर एक दिन अचानक से अनु का फोन उसके घर पर आया और वो फोन रंभा ने उठा लिया। और फिर अनु ने उससे जो कहा उसका फायदा रंभा ने खूब उठाया, और ये खबर सबसे पहले रंभा ने जाकर सुप्रिया को बताई, जिसे सुनकर सुप्रिया टूट गई। रंभा भागकर सुप्रिया के कमरे में आई और सुप्रिया के पास आकर जोर जोर से सुप्रिया को आवाज लगाने लगी। तभी सुप्रिया की नींद खुली और सुप्रिया ने रंभा से पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप ऐसे हाँफ क्यों रही हो। अनु का नाम सुनकर सुप्रिया के चेहरे पर भी रौनकता लौट आई और उसको लगा कि शायद अनु लौट कर घर आ गया है। इसलिए सुप्रिया ने खुश होते हुए रंभा से पूछा कि अनु, क्या दीदी, अनु वापस आ गया है क्या। तभी रंभा ने अपनी चाल चलते हुए कहा कि अनु अब 1 साल तक घर नहीं आएगा। और ये सुनकर सुप्रिया के चेहरे की खुशी धीरे धीरे पता नहीं कहाँ आंसू के बीच खो सी गई। फिर रंभा ने कहा कि वो अभी अनु का फोन आया था कि वो जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था वहां उसे जॉब मिल गई है और उसे अब 1 साल ट्रेनिंग के लिए वहीं रहना होगा, और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब वो वापस लौट कर घर आएगा। और फिर रंभा जले पर नमक छिड़क कर वहां से चली गई। सुप्रिया अनु की 1 साल तक के लिए घर न आने की खबर सुनकर जैसे जीते जी मर गई हो। एक तो वैसे भी वो अकेले बहुत कुछ सह रही थी, ऊपर से जब अनु भी उसके पास नहीं था, ये सोचकर सुप्रिया और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। दिन बीतने लगे और अब सुप्रिया के अबॉर्शन को 2 महीना बीत चुका था और अब सुप्रिया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब वो धीरे धीरे अपना और अपनी बेटी शनाया का ध्यान खुद रख सकती थी। पर सुप्रिया की बीमारी का फायदा रंभा ने खूब उठाया। वो हर दिन निर्मला जी को के लिए सुप्रिया के कान भरती रही और जिसका नतीजा बहुत ही जल्द सुप्रिया के सामने आने वाला था। सुप्रिया को अब अनु का इंतजार करते करते 8 महीने बीत चुके थे और अब वो पूरी तरह तो नहीं, बस कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी और अब वो घर के काम भी करने लगी थी। एक दिन सुप्रिया को अनु की बहुत याद आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद कर बस अनु के बारे में सोच रही थी और अपने मन में बार बार ये सवाल कर रही थी कि अनु, तुम कब वापस आओगे। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, बस जल्दी आ जाओ अपनी प्रिया के पास। और तभी अचानक से सुप्रिया के रूम का दरवाजा खुला और वो अपनी कल्पनाओं से बाहर आ गई। उसने देखा तो संजय था। फिर सुप्रिया उठकर खुद को समेट कर एक कोने में बैठ गई। संजय पहले तो कमरे में इधर उधर करता रहा, फिर थोड़ी देर बाद सुप्रिया के पास आ गया और उसने सुप्रिया को अपनी ओर खींचा और एक बार फिर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। सुप्रिया को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि अभी कुछ महीने पहले ही तो उसका अबॉर्शन हुआ है और अभी दोबारा से ये सब उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और फिर वो अभी दूसरे बच्चे के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। वो अभी बहुत कमजोर है। और यही सब बात उसने संजय से भी कही, पर संजय के कानों में एक जूं तक नहीं रेंगी और वो अपनी मनमानी करता रहा। सुप्रिया समझ गई कि संजय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर 1 महीने बाद फिर घर वालों को ये खुशखबरी मिली कि सुप्रिया एक बार फिर मां बनने वाली है। पर इस बार सुप्रिया को इस खबर से खुशी कम और डर ज्यादा था कि कहीं अगर फिर से उसके पेट में बच्ची हुई तो मेरी सास और मेरा पति फिर कहीं न उस मासूम की जान ले ले। पर 3 महीने के लिए एक बार फिर सुप्रिया का बहुत अच्छे तरीके से सबने ध्यान रखा और वो दिन भी आ गया जब सुप्रिया के सास निर्मला जी ने सुप्रिया को चेकअप का बोलकर अस्पताल चलने के लिए कहा। सुप्रिया समझ गई थी कि उसकी सास उसे क्यों अस्पताल लेकर जाना चाहती है, पर वो कुछ नहीं बोली। बस अस्पताल जाने से पहले एक बार भगवान के चरणों में माथा टेकने चली गई और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, बस इस बार वो मत होने देना जो आखिरी बार मेरी बच्ची के साथ हुआ था। मैं ये दुख अब और नहीं सह सकती, मुझ पर दया करो प्रभु, मेरी मदद करो।
और फिर सुप्रिया एक बार अपनी सास के साथ अस्पताल चेकअप के लिए पहुंची और फिर वही हुआ जिसका सुप्रिया को डर था। एक बार फिर उसके पेट में लड़का नहीं लड़की थी और इस बार तो घर में तहलका मच गया। और ये बात जब संजय के सामने आई तब तब तो संजय जैसे घर में तूफान ही आ गया। और अब रंभा ने भी मौका देखकर फायदा उठाकर निर्मला जी के कान भर दिए कि सुप्रिया कभी भी इस घर को वारिस नहीं दे पाएगी, वो सिर्फ एक लड़की ही पैदा कर सकती है। इसलिए अब आपको संजय भैया की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। सुप्रिया को बार बार लड़की होने की वजह से निर्मला जी को भी रंभा की बात सही लगी और उन्होंने संजय के कान भर दिए। और फिर संजय ने अपना काम कर दिया। उसने पहले तो अपनी माँ को सीधा सीधा कहा कि कल ही जाकर इस औरत का दोबारा अबॉर्शन करवाया जाए और फिर जैसे ही ये ठीक हो जाए इसे इसके मायके भेज दिया जाए और 1 से 2 महीने के अंदर इसके पास मैं तलाक के कागज पहुंचा दूंगा और फिर मैं अपने लिए एक लड़का और इस घर को वारिस देने वाली लाऊंगा। और इतना कहकर संजय वहां से चला गया। बेचारी सुप्रिया ये सब अपने साथ होता देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और खुद को कमरे में बंद करके बस अनु अनु कहकर रोने लगी। आज सुप्रिया को अनु की इतनी याद आ रही थी कि शायद आज अनु उसके साथ होता तो सुप्रिया उसके साथ ये घर छोड़कर खुद ही चली जाती। पर अफसोस कि आज सुप्रिया के साथ अनु नहीं था और इन बातों से बेखबर अनु अपनी नौकरी में व्यस्त था। हालांकि अनु को अब सुप्रिया की बहुत चिंता होने लगी थी क्योंकि अनु के हिसाब से सुप्रिया के पहले बच्चे के डिलीवरी का समय होने चला था। और अब अनु की चिंता थी कि पता नहीं सुप्रिया को लड़का होगा या लड़की। इसलिए वो बार बार अपनी माँ से सुप्रिया के बारे में पूछता और बात कराने को भी कहता, पर हर बार निर्मला जी कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती और अपनी माँ के बहाने को अनु बहुत अच्छे से समझ जाता। बेजान सी होकर सुप्रिया अपने एक कमरे के कोने में पड़ी थी। अपनी जिंदगी की उलझनों में सुप्रिया इतनी उलझ गई थी कि वो अपनी बेटी सनाया को तो भूल सी गई थी। पर दादी ने सुप्रिया की बहुत मदद की और उन्होंने तब से सनाया को संभाल रखा था। वो सनाया का बहुत ध्यान रखती थी। वो सुप्रिया की ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने सनाया को संभाल लिया था, जो शायद सुप्रिया के लिए बहुत बड़ी मदद थी। क्योंकि सुप्रिया जिस हालत में थी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, अपनी बच्ची को कैसे संभालती। अगला दिन हुआ और फिर अगले दिन के साथ सुप्रिया का अबॉर्शन भी हो गया और बेजान से सुप्रिया एक बार फिर अपने कमरे में बिस्तर में पागलों की तरह पड़ी हुई थी। और तभी उसके कमरे में किसी के आने की आहट हुई, पर सुप्रिया ने पलट कर नहीं देखा क्योंकि उसे पता था कि संजय के सिवा और कोई नहीं होगा जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तभी सुप्रिया के सिर पर किसी ने बहुत ही प्यार से हाथ फेरा और कहा कि कैसी है मेरी प्रिया। और जैसे ही सुप्रिया ने ये सुना, उसे पता नहीं कहां से एकदम से ताकत आ गई और वो उठकर बैठ गई। और उसने जब अपने सामने अनु को देखा तो वो बिना कुछ सोचे समझे अनु से गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। जैसे एक छोटी सी बच्ची को जब अंधेरे से कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है और अचानक ही उसके सामने कोई अपना सा दिख जाए तो वो रो रो कर अपनी तकलीफ अपना डर बयां करती है। ठीक वैसे ही अनु के गले लगकर सुप्रिया अपने दर्द को जता रही थी। अपनी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत प्रिया की ये हालत देखकर अनु को पहले तो बहुत गुस्सा आया खुद प्रिया पर, लेकिन सुप्रिया अभी इस हालत में नहीं थी कि अनु उसे कुछ भी कह सके। इसलिए उसने बस सुप्रिया के आंसू पोंछे और उसके मुंह के सामने खाने का एक निवाला लिया। ये देखकर सुप्रिया को इतना अच्छा लगा जैसे सुप्रिया के पास आज पूरी दुनिया की खुशियां आ गई हों। और वो बिना कुछ बोले अनु के हाथ से छोटी बच्ची की तरह खाना खाने लगी। फिर जब सुप्रिया ने अपने आप को संभाला तब अनु ने उसकी पूरी बात सुनी और जो कुछ भी अनु के जाने के साथ उसके साथ हुआ वो सुनकर अनु को अपने भाई के साथ अपनी माँ से भी नफरत होने लगी। कहानी अभी जारी है दोस्तों। कहानी का 11वां भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।